आप सभी लोगों को नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री का अपना अगला लेक्चर। हम लोगों ने साइक्लो एडिशन रिएक्शन स्टार्ट कर चुका है और अभी तक हम लोगों ने साइक्लो एडिशन में नेचर ऑफ डाइन और डाइनोफाइल तक अपनी बातें खत्म कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्चुअली हम पढ़ क्या रहे हैं एक बार देख लेते हैं। एक बार मैं आपको रिकैप कर देता हूँ। मैं आपको पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री में साइक्लो एडिशन रिएक्शन पढ़ा रहा हूँ, सही बात है एकदम। और साइक्लो एडिशन रिएक्शन अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके अंदर मैं आपको पढ़ा रहा हूं 4+2 साइक्लो एडिशन, 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। और 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन में हम स्पेशल कैटेगरी पढ़ रहे हैं जिसका नाम से हमारे पास नाम है डील्स-एल्डर रिएक्शन। मैंने आपको बताया था 4+2 साइक्लो एडिशन में हम क्या क्या पढ़ते हैं। एक तो डील्स-एल्डर रिएक्शन पढ़ते हैं, फिर एक 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन, फिर एलाइल एनाइन और एलाइल कैटाइन का रिएक्शन पढ़ते हैं और लास्ट में चिलेट्रोपिक रिएक्शंस होती हैं, जिसमें से एक कैटेगरी है हमारे पास डील्स-एल्डर रिएक्शन। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा क्लासिफिकेशन सबसे पहले कर लेते हैं कि आखिरकार डील्स-एल्डर रिएक्शन में हमें पढ़ना क्या क्या है। देखो, अभी तक हम लोगों ने सबसे पहले इसकी मैकेनिज्म पढ़ चुकी है, मतलब आप यूं कह सकते हो एफएमओ अप्रोच, जहां पर हमें ये समझ में आता है कि डाइइन और डाइनोफाइल इंटरेक्ट कैसे करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने अगला जो टॉपिक पढ़ा था वह डाइइन के टाइप्स पढ़े थे, नेचर ऑफ डाइइन पढ़ा था। ऐसे ही हमने डाइनोफाइल का टाइप पढ़ा था और नेचर ऑफ डाइनोफाइल पढ़ा था। ये सारी बातें अभी तक हमारी हो चुकी हैं कंप्लीट। अब हम लोग जो स्टार्ट करने जाएंगे, हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्ट। जिस तरीके से हमने इलेक्ट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री में पढ़ा था किस तरीके से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे, वही हम यहाँ पर सीखने जा रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्ट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्ट के बाद जो इसका अगला लेक्चर होगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, तो डील्स-एल्डर रिएक्शन प्लस सम बेसिक रिएक्शंस। मैं आपको कुछ बेसिक रिएक्शंस के साथ जोड़ूंगा, उसमें कुछ नेम रिएक्शंस भी होंगी, कुछ सिंपल मैकेनिज्म वाली रिएक्शंस भी होंगी। उन सभी से अगर हम जोड़ेंगे तो आखिरकार किस तरीके से आपके डील्स-एल्डर रिएक्शन का क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन फ्रेम होगा, उसको अपन समझेंगे। उसके बाद हमारे पास जो अगला टॉपिक आएगा वह आएगा रेशियो सेलेक्टिविटी ऑफ डील्स-एल्डर रिएक्शन। रेशियो सेलेक्टिविटी ऑफ डील्स-एल्डर रिएक्शन। इसके बाद हमारे पास आएगा स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ डील्स-एल्डर रिएक्शन। स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ डील्स-एल्डर रिएक्शन। और ये हमारे पास बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये बात समझ में आ जाएगी तो आपके कितना भी क्वेश्चन टफ क्यों ना हो आप बहुत आसानी से कर लोगे। और लास्ट हम लोग पढ़ेंगे इसी में इंट्रामोलिकुलर डील्स-एल्डर रिएक्शन। हमारे पास दो तरह की होती है, मैंने आपको एग्जांपल से समझाया था। एक होती है इंटरमोलिकुलर और एक होती है इंट्रामोलिकुलर डील्स-एल्डर रिएक्शन। और लास्ट में मैं यहीं पर थोड़ा सा रेट्रो सिंथेसिस या रेट्रो डील्स-एल्डर रिएक्शंस की बात कर रहा हूँ। लिख देते हैं हम, उसको क्यों छोड़े। लास्ट में हम लोग एक और बात करेंगे, रेट्रो डील्स-एल्डर रिएक्शन। तो ये आपकी पूरी की पूरी क्लासिफिकेशन है जो कि हम डील्स-एल्डर रिएक्शन में एक तरफ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। हम लोगों ने अभी तक इस वाले पार्ट को अपना कर चुका है कंप्लीट। अब हम जो अगला पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं वो पार्ट है हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्ट। आखिरकार किस तरीके से आप प्रोडक्ट को फॉर्म करोगे, क्या स्टेप्स रहेंगे, उसको हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए हम लोग एग्जाम्पल्स करते हैं। इसमें मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स प्रैक्टिस करा दूंगा तो आपको बात समझ में आ जाएगी एकदम अच्छे से। मान लीजिए सबसे पहला एग्जांपल आपके पास कुछ ऐसा है। यहाँ पर आपके पास ये डाइन है और यहाँ पर आपके पास ये डाइनोफाइल है और यहाँ पर क्या है आपके पास 200 डिग्री सेल्सियस है। सिंपल सी बात है, जब भी टेम्परेचर मेंशन हो तो हम इसको थर्मल कंडीशन मानेंगे। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, अगर मैं इसी क्वेश्चन की बात करता हूँ मैकेनिज्म वाले पार्ट की, ये वाली बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगी, ये वाली बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगी और ये वाली बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगी। तो ऐसा करके आपके पास जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वह देखना, यहाँ पर एक बॉन्ड ये बन चुकी है, फिर यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आएगी और यहाँ पर क्या जाएगा आपके पास
CHO आ जाएगा। अब मैं ये आपके पास सिंपल हो गया, आप इस तरीके से किसी भी डीसल्टर रिएक्शन का प्रोडक्ट बना सकते हो और इसमें कोई नई बात नहीं है, हमने बहुत पहले स्टार्टिंग में जब क्लासिफिकेशन सीखा था उसी समय मैंने आपको ये सिखाया था। लेकिन अगर मैं यहाँ पर रिएजेंट जोड़ना स्टार्ट कर दूँ, अगर मैं यहाँ पर रिएजेंट जोड़ना स्टार्ट कर दूँ, मान लो सबसे पहले मैं H2PD चारकोल ले लेता हूँ यहाँ पर, तो आपको पता है H2PD चारकोल से आपके पास डबल बॉन्ड गायब हो जाएगा। और मान लो मैं यहाँ पर NaBH4 ले लेता हूँ, आपको पता है NaBH4 से आपका यहाँ पर ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तो रिएजेंट केमिस्ट्री है, इसमें पेरिसाइक्लिक का कोई रोल नहीं है। अगर आपको रिएजेंट के बारे में आइडिया होगा तो आप क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लोगे। ये आपके पास क्या होता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और ये भी आपका एक क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जो कि हाइड्रोजनेशन करता है और जनरली डबल बॉन्ड पे करता है। ये हमने सीख रखा है बहुत अच्छे से। ये पहला क्वेश्चन था। मान लो अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करता हूँ, दूसरा क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरीके से, यहाँ पर डाइन है और यहाँ पर आपके पास डाइनोफाइल है, डाइन है और यहाँ पर डाइनोफाइल है और यहाँ पर हीटिंग कंडीशन देते हैं। आपको पता है बहुत अच्छे से जो डीसल्टर रिएक्शन होती हैं वह आपके पास थर्मली अलाउड होते हैं, फोटोकेमिकली अलाउड नहीं होती हैं, क्योंकि डीसल्टर रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन, और जितनी भी 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन होती हैं वो थर्मली अलाउड होती हैं, फोटोकेमिकली अलाउड नहीं होती हैं। अगला क्वेश्चन ये है, तो इस क्वेश्चन में क्या करने वाले हो सर, बहुत आसान है, ये वाला बॉन्ड यहाँ, ये वाला बॉन्ड यहाँ और ये इस तरीके से। तो आपके पास यहाँ पर कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन हो जाएगा क्या। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा रिएजेंट का इंट्रोडक्शन फिर से कर देता हूँ। एक तो मैंने यहाँ पर ले लिया MCPB, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड, और एक अपन ने यहाँ ले लिया RHPPS3 का होल थ्राइस Cl। ये याद आ रहा है कुछ, बताओ, हाइड्रोजनेशन के टाइम पर पढ़ा था हमने विल्किंसन्स कैटलिस्ट। तो अगर मैं MCPB की बात करता हूं तो एक्चुअली MCPB क्या करता है, याद करो, एपॉक्सीडेशन करता है, और ये आपके पास क्या करता है, हाइड्रोजनेशन करता है, मतलब डबल बॉन्ड को रिड्यूस करता है। पहले इसकी ही बात करते हैं। देखो अगर एपॉक्सीडेशन होगा तो यहाँ पर आपके पास दो तरह की एल्कीन है, एक कैसी है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और एक कैसी है इलेक्ट्रॉन रिच। बात समझ में आ रही है। और हमने पढ़ा था जब भी हमारे पास रिजियो सिलेक्टिविटी ऑफ MCPB की बात करेंगे, जो कि रिएजेंट केमिस्ट्री में पढ़ा था, हमेशा ये इलेक्ट्रॉन रिच पर अटैक करते हैं। फिर से सुनिएगा, हमेशा किस पर अटैक करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच पर अटैक करते हैं। तो इसी ही वजह से हम जो यहाँ पर एपॉक्साइड का फॉर्मेशन कर देंगे वह कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन कर देंगे, और ये वाली डबल बॉन्ड एज इट इज ऐसे ही रहेगी। ये मान के चलेंगे हमने इसका 1 इक्विवेलेंट ही लिया है। बात समझ में आ रही क्या। और ये सारे कॉन्सेप्ट रिएजेंट में पढ़ा रखे हैं आपको मैंने। यहाँ पर आपको कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा कि सब नया सिखा रहा हूं, नया कुछ भी नहीं है, सब पहले अपन ने बात कर रखी है। ये देखो इसके बारे में, तो इसके बारे में याद रखो, ये हमेशा रिडक्शन तो करता है, लेकिन किसका, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन का। जो आपके पास एक तरीके से आप ये मान लो, ये आपका एक तरह से रिवीजन चल रहा है रिएजेंट का, तो यहाँ पर ये लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन का क्या करता है, रिडक्शन करता है। तो ये वाली एल्कीन एज इट इज रहेगी और इसका रिडक्शन हो जाएगा, बस खत्म हो गया। ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्ट की स्टार्टिंग। चलिए कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं इसी से। तो अब हम और कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं जहां पर हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से समझेंगे। देखो 2 क्वेश्चन हो चुके थे। अगर मैं तीसरे क्वेश्चन की बात करता हूं तो तीसरा क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरीके से है। आप ये तो पहचान पा रहे हो ना कौन सा डाइन है, कौन सा डाइनोफाइल है, और यहाँ पर आपके पास टेम्परेचर मेंशन कर रखा है 200 डिग्री सेल्सियस। आपको पता होना चाहिए ये आपके पास होता है डाइन और ये क्या है, डाइनोफाइल। मैंने पढ़ाया था आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइन एंड डाइनोफाइल। अब अगर मैं यहाँ पर समझाऊँ किस तरीके से होगा, ये वाली बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगी, मतलब इस तरफ, ये वाली बॉन्ड यहाँ और ये वाली बॉन्ड यहाँ। ठीक है, इस एरो को थोड़ा सही कर लो भैया, ये एरो अपना थोड़ा घूमता हुआ आएगा इस तरीके से। तो हमारे पास कुछ ऐसा फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूं तो अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है, और हम यहां पर कुछ ऐसा ले लेते हैं। फिर से यहां पर अपने पास वही थर्मल कंडीशन है। बताओ इस वाले केस में क्या होगा।
अब तो आपको बनाना आना चाहिए। ये वाला बॉन्ड सबसे पहले यहाँ शिफ्ट, ये यहाँ और ये यहाँ। तो किस तरीके से आप करोगे, यहाँ पर ये यहाँ पर बन जाएगा। देखो ये वाले को तो आप एज इट इज ऐसे ही बना लो इस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है इस वाले में। अरे बात समझ में आ रही है। लेकिन यहाँ पर आपके पास क्या है इस वाले केस में, यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो तो आप एक काम करो, यहाँ पर नंबरिंग से करो 1 2 3 4, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है, करो। यहाँ पर है 1 2 3 4, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 6 है। अब आप चेक करो 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है, 5 और 6 पे आपके पास ये वाला ग्रुप जा रहा है और 1 और 6 4 और 5 का मिलन हो रहा है। देखो तो आप अभी अगर स्टार्ट कर रहे हो, अगर आप पहली बार पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, खासकर वो बच्चे जो जेएम की तैयारी कर रहे हैं, जिनका पहली बार इनसे मुलाकात हो रहा है, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप इनको नंबरिंग देकर आराम से प्रोडक्ट फॉर्म कर सकते हो और आपको इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन बहुत अच्छे समझ में आ चुकी होगी। अगर वो समझ में आ गया था तो वैसा ही यहाँ पर हम कुछ रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्ट कर रहे हैं चीज़ों का, ठीक है। ये हो गया। जैसे मान लो अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन आपके पास कुछ ऐसा है। सबसे पहले आप ट्राई करिए एक बार, ये है, ठीक है। और यहां पर भी आपको टेम्परेचर दे रखा है 200 डिग्री सेल्सियस। बताओ सबसे पहले एक बार खुद आप ट्राई करो, कैसे करोगे। सिंपल सा सर, समझ में आ रहा है। नंबरिंग कर देते हैं पहले अपन। कैसे नंबरिंग करोगे, यहाँ पर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। अब दोनों डबल बॉन्ड यहाँ बराबर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पर कौन कैसे क्या, ये तो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे रेशियो सेलेक्टिविटी के टाइम। कौन सा डबल बॉन्ड अगर डिफरेंट है तो रिएक्ट करेगा, ये सब बातें पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। ये वाला हो गया। तो बताओ इस वाले केस में आपके पास यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे ऐसे डबल बॉन्ड O, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, ये तो रहेगा ही, साथ में यहाँ जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं। मान लो क्वेश्चन आपके पास कुछ ऐसा आ जाए, इस बार अपन कुछ ऐसा ले आए, डाइन ये है और डाइनोफाइल ये ले आए, तो लिख देते हैं और मेंशन करते हैं। ये हमारे पास क्या है, डाइइन है, ये हमारे पास क्या है, डाइनोफाइल है। मैंने आपको पढ़ाया था एल्काइन के ही केस में एक एग्जांपल ये भी था, जहां पर अगर आप टेम्परेचर मेंशन करोगे या हीट लगा लो तो यहाँ पर आपके क्या होने वाला है, ये वाली बॉन्ड यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ। तो आपके पास फाइनली यहाँ पर इस तरीके से ये बनने वाला है प्रोडक्ट। क्लियर है। बहुत आसान क्वेश्चन है रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्ट के, तो बस मैं आपको डिफरेंट क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। मान लो अब क्वेश्चन आपका थोड़ा सा ऐसा आ जाए, इस बार आप साइक्लिक डाइन ले लो। बताओ कैसे होगा। जब आप साइक्लिक डाइन लोगे तो इस वाले केस में क्या हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट और ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट। तो आपके पास एक ब्रिज कंपाउंड बनेगा। देखो जरा ध्यान से नंबरिंग करते हैं। देखो यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 6 है। कर लो यहाँ पर भी नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। 2 3 के बीच में डबल बॉन्ड आया है, लो कर दिया। अब क्या चेंज आ रहा है, 1 और 6 4 और 5 जोड़ दिया। अब 1 और 4 पे जरा ध्यान से देखो, ये एक कार्बन ब्रिज की तरह ऊपर जा रहा है, तो हम इसको कुछ ऐसे दर्शा देंगे। बोलिए बात समझ में आई। इसी को मैं ऐसे भी तो रिप्रेजेंट कर सकता हूं भैया, ऐसे हो गया और ऐसे, बात तो एक ही है। इसी को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं। जब ऐसे रिप्रेजेंट करोगे तो अब यहां पर मान लो मैं रीजेंट थोड़ा सा कर देता हूं, थोड़ा सा मैं इसमें छेड़छाड़ करता हूं। जब आप ऐसे करोगे तो आपको पता है इसका मतलब क्या है, ओजोनोलिसिस। और ये ओजोनोलिसिस में भी कौन सा है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है। एल्डिहाइड एल्डिहाइड ही रहेगा, एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा। तो जब आप इसको यहां पर एक करोगे तो आपके पास ये तो ऐसा ही रहेगा, ये आ जाएगा C डबल बॉन्ड OH और यहाँ आ जाएगा C डबल बॉन्ड OH। इसको अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो कैसे रिप्रेजेंट करो, देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5। तो सबसे पहले आप 5 मेंबर रिंग बना लो, 1 और 4।
तो यहाँ पर अगर आप कर रहे हो तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5। तो यहाँ पर आप ऊपर की तरफ CHO दिखा दो इस तरीके से। ये इनका स्टीरियो इस तरीके से रहा होता है इस प्रोडक्ट का। तो रिप्रेजेंटेशन करना बहुत आसान था, लेकिन बाद में अगर हम कुछ चेंज वगैरह करें तो उससे हमें थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। तो ये कुछ और क्वेश्चंस थे, चलिए कुछ और क्वेश्चंस अपन ट्राई कर लेते हैं। तो आइए अब हम कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। कुछ इस तरीके से है और यहां पे ऐसे है। बताइए कैसे करने वाले हो। और यहां पर आपको हीटिंग कंडीशन दी ही है, तो आप इस वाली बॉन्ड को यहां पर, ये वाला बॉन्ड यहां और ये वाला बॉन्ड यहां, यही होगा। जब आप ऐसे करोगे तो आपके पास यहां पर कुछ ऐसा बनेगा इस तरीके का। ये तो था ही। जब आप इसको यहां जोड़ रहे हो और इसको यहां जोड़ रहे हो, यही वाला तो केस आ रहा है आपके पास। तो ये वाला ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहां तो डबल बॉन्ड आ गया और ऊपर की तरफ दिखाने के लिए आप कुछ ऐसा लोगे, 2 कार्बन एटम्स। ये 2 कार्बन एटम्स कहाँ हैं? ऊपर की तरफ है। देखो जब भी दिक्कत हो आप नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4। यहाँ पर आपके पास 5 है और यहाँ पर 6 है। यहाँ पर करो 1 2 3 4, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 6 है। देखो 1 और 2 के बीच से डबल बॉन्ड गायब, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड आ चुका है और फिर इस तरीके से 1 और 4 पे यहाँ पर इस तरीके से ब्रिज मॉलिक्यूल बन रहा है। अब इस मॉलिक्यूल को मैं कैसे और रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? इस मॉलिक्यूल को ही मैं कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। और अगर मैं यहाँ पर लेके आ जाऊँ O3H2O2 ACOH, या H2O2 ले लूँ या फिर एसिटिक एसिड ले लूँ, तो आपको पता है ये जो अब ओजोनोलिसिस होने जा रही है ये एक ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है। और मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया था ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस क्या होता है रिएजेंट के टाइम पर। इसीलिए रिएजेंट केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि रिएजेंट केमिस्ट्री से बहुत सारी चीजें जुड़ी होती हैं। ठीक है, तो बताओ इस वाले केस में क्या हो जाएगा आपके पास? यहाँ पर ये तो ऐसा रहेगा ही रहेगा, यहाँ पर ये रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा सबसे पहले C डबल बॉन्ड OH आएगा, उसको OH में कन्वर्ट कर देंगे। और अगर आप इसी को बनाना चाहो तो ये 5 मेंबर्ड रिंग है इस तरीके से। यहाँ पर आप इस तरीके से 5 नहीं, इस बार तो 6 मेंबर्ड रिंग है। देखो नंबरिंग करो एक बार, 1 2 3 4 5 6। तो इसको कैसे करोगे? 6 मेंबर्ड रिंग बना लो, नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 6। 1 और 4 पे लगा है तो एक तो यहाँ पर आप COOH ग्रुप लगा दो और एक COH ग्रुप आप यहाँ पर लगा दो। बोलिए क्वेश्चन समझ में आ रहा है एकदम अच्छे से? रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्ट है सिंपल और कुछ भी नहीं है यहाँ पर। अब मान लो क्वेश्चन आपके पास कुछ ऐसा जाए, मैं यहाँ पर एरोमेटिक डाइन्स लेके आ जाऊँ, बताइए यहाँ पर थर्मल कंडीशन है। तो सिंपल सा इस वाले केस में भी देखो, यहाँ पर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है, ये वाला बॉन्ड यहाँ, ये यहाँ और ये वाला बॉन्ड यहाँ। तो आपके पास फाइनली जो प्रोडक्ट बन जाएगा वह कुछ ऐसा बन जाएगा और ऊपर की तरफ यहाँ पर क्या जाएगा? ऑक्सीजन आ जाएगा। बात समझ में आ रही एकदम अच्छे से? इसी की तरह और भी कुछ क्वेश्चंस देख सकते हैं हम लोगों ने, ऐसे और भी बहुत सारे लिए थे जहाँ पर लीविंग ग्रुप हो। याद आ रहा है? इसके सामने अगर मैं कुछ ऐसा ले लूँ तो बताओ इस वाले केस में क्या होने वाला है? ये वाला बॉन्ड यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ। तो इस वाले केस में आपके पास सबसे पहले इस तरीके से बना लो, यहाँ पर डबल बॉन्ड और ये ट्रिपल बॉन्ड थी तो यहाँ पर डबल बॉन्ड, और इस जगह आपके पास क्या आ जाएगा? SO2 आ जाएगा इस तरीके से। ये प्रोडक्ट बन रहे हैं आपके पास। बात समझ में आ रही है? जैसे अगर आप चेक कर लो, देखो नंबरिंग क्या करो, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा स्टार्टिंग में कि आप हमेशा नंबरिंग करके करोगे तो आपसे कभी भी गलतियाँ नहीं होंगी। ठीक है, नंबरिंग नहीं करोगे तो आपकी इतनी प्रैक्टिस नहीं है
तो गलतियां होने के चांसेस हो जाएंगे। ठीक है, देखो 5 और 6 के बीच में एक डबल बॉन्ड है, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड आ चुका है, और यहाँ पर 1 और 4 से ऊपर की तरफ SO2 जा रहा है। क्लियर एकदम अच्छे से। आइए अब आगे बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की। 11 नंबर क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर कुछ ऐसा आ गया, ऑक्सीजन यहाँ पर C डबल बॉन्ड हो यहाँ पर इस तरीके से, और यहाँ पर आप ट्रिपल बॉन्ड ले रहे हो। बताओ इस वाले केस में क्या करने वाले हो? जब इस वाले केस में देखोगे तो सिंपल सी वही सेम बात ऊपर वाले की तरह। अब नंबरिंग कर लेना, अब बार बार मैं आपको नहीं बताऊंगा, आंसर मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ, बाकी नंबरिंग जब आप खुद कर लोगे तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। अब देखो यहाँ पर आप क्या करोगे, इस तरीके से इस वाले में 2 डबल बॉन्ड 3 है, तो यहाँ पर इस जगह पर आपके पास C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर आपके पास O है। ठीक है, ये वाला प्रोडक्ट आपके पास बन जाएगा। हमने एसिडाइंस की बात की थी पहले। ठीक है, 12th क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा, इस बार थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेते हैं। मान लो आपके पास कुछ ऐसा है और यहाँ पर आपके पास कुछ ऐसा है, बताओ इसका प्रोडक्ट क्या होगा? तो ये वाली बॉन्ड यहाँ जाएगी, ये वाली बॉन्ड यहाँ, और ये वाली बॉन्ड यहाँ। तो जब आप इसका प्रोडक्ट बनाओगे तो यहाँ तो आपके पास 6 मेंबर रिंग इस तरीके से बन जाएगी, और ऊपर की तरफ बिज भी जाएगा। और यहाँ पर आप कैसे दिखाओगे, यहाँ पर आप कुछ ऐसे से C डबल बॉन्ड O दिखाने वाले हो। नंबरिंग कर लो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, चेक कर लो। और यहाँ पर आपके पास क्या जाएगा, यहाँ पर आपके पास डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं आपके पास, जहां पर हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्ट ही अभी तक सीख रहे हैं। हमें प्रोडक्ट बनाना ही आना चाहिए सबसे पहले। डी सेल रिएक्शन का ये पहला लेवल है आपका, डी सेल रिएक्शन का। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कुछ और 3-4 एग्जांपल देखते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे अपना अगला टॉपिक, जहां पर हम डी सेल रिएक्शंस को सम बेसिक रिएक्शन से जोड़ना स्टार्ट करेंगे। तो अब हम कुछ लास्ट एग्जांपल्स की ओर बात कर लेते हैं। ऑलमोस्ट हमारा टॉपिक हो चुका है खत्म। एग्जांपल नंबर मुझे याद नहीं है, मैं यहाँ पर 12 नंबर बोल देता हूँ इसको। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो आपके पास यहाँ पर क्या है, इस तरीके से फ्यूरिन है, और हम इसके सामने कुछ ऐसा डाई ले लेते हैं, ले सकते हैं। यहाँ पर वही कंडीशन है, नंबरिंग कर दो 1 2 3 4, ये 5 हो जाएगा और ये 6। तो ये वाली बॉन्ड यहाँ, ये यहाँ, और ये वाली बॉन्ड यहाँ। तो आपके पास यहाँ पर क्या जाएगा, इस तरीके से रिंग बन जाएगी आपके पास। यहाँ पर ऊपर की तरफ O आ जाएगा, यहाँ पर ऐसे आ जाएगा, और यहाँ पर आपके पास एक 5 मेंबर रिंग C डबल बॉन्ड O लग जाएगा। क्लियर है? 13th क्वेश्चन देखो जरा ध्यान से। 13th क्वेश्चन आपके पास कुछ ऐसा हो जाएगा। ये अब हमारे पास एक्सोसाइक्लिक डाइन है, याद आ गया? तो अगर एक्सोसाइक्लिक डाइन है तो इस वाले केस में ये वाली बॉन्ड यहाँ, ये यहाँ, और ये यहाँ पर। तो बताओ क्या प्रोडक्ट बनने वाला है? यहाँ पर आपके पास 6 मेंबर रिंग बन जाएगा, यहाँ पर आपके पास डबल बॉन्ड आ जाएगा। एक एग्जांपल देखते, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, अब ध्यान से देखना। ये हमारे पास डाइन है, और यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, इस तरीके से C डबल बॉन्ड O है। आप बोलोगे सर ऐसा क्वेश्चन हमने देख रखा है, लेकिन अब यहाँ पर मैं अगले क्वेश्चन में कुछ समझाऊंगा। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है, इन दोनों ही डबल बॉन्ड में से कुछ भी ले लो आप, दोनों ही सेम है, इस तरीके से हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन जाएगा वह प्रोडक्ट कुछ ऐसा बन जाएगा। बोलिए, ये समझ में आ चुका है एकदम अच्छे से? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि कुछ इसी से मिलता जुलता है। देखो यहाँ पर आपके पास ऐसा है, अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये तो आपके पास है ही, लेकिन साथ में मैं यहाँ पर एक CH3 ग्रुप लगा देता हूँ। अब सवाल फिर से ये है, आपको कंप्लीट करना है। अब मुझे बताओ ये सवाल और ये सवाल में डिफरेंस क्या है? तो आप बोलोगे सर यहाँ पर कोई भी डबल बॉन्ड पे सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, लेकिन वहां पर डबल बॉन्ड पे सब्स्टिट्यूएंट है, तो वह एक जैसे डबल बॉन्ड नहीं है। तो हमने पढ़ा था जब भी हमारे पास डाइनोफाइल होता है, फिर से सुनिए, जब भी हमारे पास
डाइनोफाइल होता है हमेशा वह कैसा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए। ऐसा हमने पढ़ा था नेचर के टाइम पे, बोलो। डाइन का इलेक्ट्रॉन रिचनेस ज्यादा होना चाहिए और डाइनोफाइल का इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर ज्यादा होना चाहिए। तो हम बोलेंगे ये किस पर अटैक करेगा, इस वाले के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि ये CH3 तो प्लस H लगाएगा, प्लस H लगाने से यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यहाँ ज्यादा नहीं होगा, यहाँ ज्यादा होगा। तो यहाँ तो क्वेश्चन सीधा हो गया ये वाला। तो आप अगर डायरेक्ट आंसर बनाना चाहो तो आप आंसर ऐसे डायरेक्ट बना सकते हो, C+O और यहाँ पर आपके पास CH3 आ गया, ये हो गया। अब मान लो ऐसा ही देखो, अब ध्यान से देखना, यही बात हम जब रेडियो सिलेक्टिविटी पढ़ेंगे डी सेट डायरेक्शन की, उस समय डिस्कस करेंगे। अब क्योंकि मैंने सोचा रिप्रेजेंटेशन पढ़ के थोड़ा सा एग्जांपल यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। अब आपके पास यहाँ पर कुछ ऐसा एग्जांपल आ जाए, C+O और यहाँ पर क्या आ जाए, Cl आ जाए। अब बताओ इस वाले केस में क्या होगा। तो हम फिर से वही बात बोलेंगे, सर जो डाइनोफाइल है उसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर ज्यादा होना चाहिए। तो हम बोलेंगे ये वाली डबल बॉन्ड रिएक्ट करेगी, ये वाली डबल बॉन्ड रिएक्ट नहीं करेगी, क्योंकि ये क्या लगाएगी, -I, और -I लगाने से इसका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर ज्यादा हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर ये तो उस तरफ अटैक करना चाहिए, तो कैसे, तो इसको हम कुछ ऐसे भी तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं भाई। इसको आप पहले यहाँ लिख लो, C+O, यहाँ पर Cl ले आओ और यहाँ पर आप कुछ इस तरीके से ले आओ। अब क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले केस में क्या होगा, ये वाली बॉन्ड यहाँ, यहाँ और ये यहाँ, तो फाइनल प्रोडक्ट आपका यहाँ पर C+O, O, 6 मेंबर रिंग डबल बॉन्ड और यहाँ पर आ जाएगा Cl। ये प्रोडक्ट बन जाएगा। इन दोनों ही को आपको ध्यान रखना है। मैं फिर बोल दे रहा हूँ, ये सारी बातें और ऐसे ही एग्जाम्पल्स हम रेशियो सिलेक्टिविटी के टाइम पढ़ेंगे। जब आपके पास एक से ज्यादा डबल बॉन्ड आ जाएं और अलग अलग डबल बॉन्ड हो, अलग अलग डाइनोफाइल में अलग अलग डबल बॉन्ड हो, तो वहां पर किस डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा या रिएक्ट करेगा या इंटरेक्ट करेगा, उसी को हम रेशियो सिलेक्टिविटी के टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं। अब हमने इस लेक्चर में कंप्लीट कर चुका है अपना रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करते हैं डीस-एल्डर रिएक्शन प्लस सम बेसिक रिएक्शन। कुछ बेसिक रिएक्शंस को हम लोग उसके साथ जोड़ना स्टार्ट करते हैं।